हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स में चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। यानी हमने जो शुरू किया था स्थिर वैद्युतिकी और इस स्थिर वैद्युतिकी मैंने कहा 4 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? चैप्टर टोटल 4 हैं जिसमें से 3 हमने कर लिए हैं कंप्लीट और ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है जिसका नाम है विद्युत धारिता। ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? विद्युत धारिता। तो वो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अपन इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले पाठ की परिभाषा ही देखेंगे, यानी कि विद्युत धारिता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विद्युत धारिता की बात करेंगे। अब विद्युत धारिता क्या है तो इसको ध्यान से समझें कि विद्युत धारिता क्या चीज है। कोई भी आवेशित वस्तु है, ठीक है, या कोई भी चालक पिंड है या कोई आवेशित वस्तु है, इसको अपन क्या दे रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। क्या देंगे? आवेश दे रहे हैं। कोई भी आवेश दे रहे हो, माइनस प्लस कोई भी आवेश, तो इसको जब आवेश देंगे तो इस वस्तु की एक समता होगी। क्या समता? कैसी समता? आवेशों को संग्रहित करने की समता। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर आवेश कितने, ये इसके ऊपर आवेश आ सकते हैं, इसकी कितनी क्षमता है आवेश धारण करने की। कौन सी क्षमता? आवेश धारण या मैं कहूं संग्रहण करने की क्षमता। करने की क्षमता। कौन सी क्षमता की बात कर रहे हैं अपन? आवेश धारण करने की क्षमता। किसके द्वारा? किसी आवेशित पिंड द्वारा। ठीक है, तो पूरी परिभाषा क्या बन गई? किसी आवेशित पिंड द्वारा आवेश धारण या संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी आवेश ग्रहण करने की। आगे बात समझ में, तो इसको अपन विद्युत धारिता कहेंगे। आगे बात समझ में। अब बात करें इसके SI मात्रक की, तो इसका SI मात्रक होता है फैराड। ये ध्यान में रखना है। SI मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि SI मात्रक फैराड है, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक है। कैसा है? बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में हमेशा जो मात्रक होगा धारिता का, यानी धारिता दे रखी होगी, तो वो धारिता हमेशा किसमें दे रखी होगी? मोस्टली होगी माइक्रोफैराड में, पिकोफैराड में हो सकती है, नैनोफैराड में हो सकती है, मिलीफैराड में हो सकती है। यानी ये धारिताएं हो सकती है, यानी कि छोटे मात्रक होंगे। इस चीज का क्या करना है? ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, तो ये धारिताएं ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए अपन यूज किसका करेंगे? मोस्टली इनमें से किसी एक का यूज करते हैं और ज्यादातर यूज किसका होगा? माइक्रोफैराड का। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं इसमें धारिता की परिभाषा होगी, इसके फॉर्मूले की अपन बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इसके फॉर्मूले की यदि बात करें तो देखो, हम बात करते हैं विभव की। विभव क्या होता है? W/Q होता है। विभव क्या होता है? W/Q होता है। अब देखो, इस पे अपन एक आवेश दे रहे हैं, 1+Q आवेश आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे कोई दूसरा आवेश आएगा तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो इस आवेश को इसकी सतह पर स्थापित होने के लिए अधिक कार्य करना पड़ेगा, यानी कार्य का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, फिर आवेश आएगा, फिर प्रतिकर्षण बढ़ेगा, यानी किया गया कार्य बढ़ेगा। देखो, प्रतिकर्षण की वजह से क्या बढ़ रहा है? कार्य बढ़ेगा। और यहाँ यदि Q को कांस्टेंट करूं तो कार्य बढ़ेगा, तो विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आवेश तो बढ़ ही रहा है, आवेश तो दे रहे हैं ना, यानी कि आवेश का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कार्य बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं कि जो Q है वो समानुपाती होता है V के। आज बात समझ में, यानी आवेश बढ़ेगा तो V बढ़ रहा है, समानुपाती है।
अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे हैं तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट C लग जाएगा, और इसी C को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहा जाता है। क्लियर है बात यहां तक। इसी C को क्या कहेंगे, विद्युत धारिता कहेंगे। और ये फॉर्मूला किसका आ गया है, विद्युत धारिता के लिए, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। आगे बात है समझ में, ये क्या है, धारिता का फॉर्मूला है। क्लियर है। मात्रक मैंने बता दिया था पहले, SI मात्रक क्या है, फेराड इसका SI मात्रक है। कंप्लीट यहां तक बात। चलो अब अपन बात करेंगे एक गोलीय पिंड के लिए, या सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ की, ठीक है। Q और V में ग्राफ बना दिया जाए तो Q और V क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। क्या एक दूसरे के समानुपाती है। तो Q और V के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसकी जो ढाल होगी, ये ढाल कितनी हो जाएगी, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यदि निकाली जाए तो यहाँ एक त्रिभुज बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, लंब Q हो जाएगा। ये Q है ना, ये y अक्ष के लिए, और ये V हो जाएगा। तो Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या होता है, C होती है। मतलब इसका tan थीटा क्या कहलाएगा, धारिता कहलाता है। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो आगे, गोलीय कोश की धारिता, कोई चालक गोलीय कोश है, इसकी अपन धारिता की बात करें तो किसी भी गोलीय कोश की धारिता कितनी होगी। तो देखो यहाँ ध्यान रखो कि ये गोलीय कोश है, ठीक है, इसके ऊपर ये आवेश वितरित है। ये क्या है, आवेश वितरित है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। त्रिज्या कितनी है, R है इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। V जानते हैं क्या, KQ अपॉन R हो जाएगा। KQ अपॉन R, अपन को क्या निकालना है, C की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अब ये V की वैल्यू यहाँ रखो, तो देखो C बराबर Q अपॉन KQ, और ये R कहाँ चला जाएगा, ऊपर। Q से Q कट गया। हम जानते हैं K बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर कितना आ जाएगा, R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है यहां तक बात। तो ये किसके लिए आ गया, एक गोलीय कोश के लिए क्या आ गई, धारिता। अब यही धारिता बात करें माध्यम के लिए, यानी माध्यम दिया हुआ हो, ये C का मान कहाँ आएगा, वायु में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात के लिए विद्युतशीलता। तो अब बात करें माध्यम की, तो माध्यम की बात करें Cm, तो ये एप्सिलॉन R से गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन R। अब ये क्या है, ये पूरा क्या कहलाता है, C कहलाएगा। तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन RC। तो ये माध्यम की जो विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, वो किसे कहेंगे, तो माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी माध्यम में धारिता बटा निर्वात में धारिता, यानी इसका अनुपात क्या कहलाएगा, माध्यम में विद्युतशीलता। आगे यहां तक बात समझो। आगे इसी फॉर्मूले से अपन निकालेंगे धारिता किसकी, पृथ्वी की धारिता निकालेंगे, ठीक है। किसकी धारिता निकाल रहे हैं, पृथ्वी की धारिता निकालेंगे। पृथ्वी की धारिता, अपनी पृथ्वी की धारिता कितनी है वो अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे अपन, कौन सा, ये वाला। Q से Q कट गया ना, तो C बराबर पर सीधा लिख देते हैं R अपॉन K, क्योंकि K की वैल्यू अपन को पता है 9 × 10⁹। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4, फिर पाई का मान लिखो, एप्सिलॉन नॉट का मान लिखो, फिर R का मान लिखो। तो यहाँ अपन को R पता होना चाहिए, और पृथ्वी का R कितना है, 6.4 × 10⁶, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी के लिए R का मान, यहां रख दो। अपॉन में क्या है, 9 × 10⁹,
और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 711 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा? 711 माइक्रोफेरेड। यानी कि ये इतनी धारिता है कि पृथ्वी को आप चाहे कितना भी आवेश दे दो, कितना भी आवेश दे दो, मना नहीं करेगी। क्या बहुत हो गया? मतलब किसी भी पिंड की लिमिट होती है, चालक पिंड की आवेश ग्रहण करने की कोई लिमिट है कि उससे ज्यादा आवेश वो ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी की धारिता इतनी ज्यादा है, 711 माइक्रोफेरेड बहुत ज्यादा होती है। तो ये माइक्रोफेरेड धारिता बहुत ज्यादा है, चाहे कितनी भी इसको आवेश दे दो कभी भी पूरी नहीं भरेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पृथ्वी की धारिता है, विद्युत धारिता है पृथ्वी की कितनी होती है? 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ, ये परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? तो देखो इसमें पहली बात कुचालक पदार्थ है। कैसा है? सबसे पहली बात तो क्या है कि कुचालक पदार्थ है। अब कुचालक है लेकिन एक ऐसा पदार्थ है कि इसको यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र में यदि रखा जाए तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कैसा प्रभाव? विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। कब प्रदर्शित करेगा? जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तब। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए एबोनाइट है, मोम है, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है, कागज वगैरह, ठीक है, इटीसी। ये कुछ कुचालक पदार्थ हैं जिनका यूज कहाँ करते हैं अपन? परावैद्युत पदार्थ के रूप में। अब इसको कहाँ भरा जाता है? तो कोई भी पिंड है उस पिंड के मध्य में इसको रखते हैं। क्यों रखा जाता है? धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए, धारिता का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? परावैद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे वो अपन आगे संधारित्र पढ़ेंगे तब बात आएगी कि किस प्रकार बढ़ाया जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा संधारित्र पर परावैद्युत पदार्थ का, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कैसे बढ़ेगी। अभी ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करें इसके प्रकारों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, एक होगा अध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब कैसे ध्रुवीय कौन से, अध्रुवीय कौन से? तो देखो बात करें अपन ध्रुवीय की, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कौन सा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। पहली बात तो ये हो गई कि इनका क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कब? जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। कब होगा? जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। एग्जाम्पल HCl, H2O। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें कैसे? जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस अल्प दूरी पर रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये विद्युत द्विध्रुव बन गया और इस विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बात करें H2O की तो देखो ये H प्लस, ये O2 माइनस होता है, ये H प्लस होता है। ठीक है, तो एक तो द्विध्रुव ये बनेगा और दूसरा द्विध्रुव ये बनेगा। यहाँ पे दो द्विध्रुव बन रहे हैं, यहाँ पे दो द्विध्रुव बन रहे हैं। ठीक है, एक ही यौगिक में। तो ये ध्यान रखना है। तो ये H2O के लिए हो गया और ये HCl के लिए हो गया। ये विद्युत द्विध्रुव है। अब मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रखेंगे तब बढ़ेगा। अब देखो क्या होता है इसके अंदर कि जब अपन ने परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, और जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, और जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की जो स्थिति है वो अनिश्चित होगी। अनिश्चित मतलब इस प्रकार, जैसे ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इस प्रकार। ठीक है, ये प्लस माइनस ऐसे।
और जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, यानी कि अब विद्युत क्षेत्र क्या है, उपस्थित है, और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो ये द्विध्रुव क्या हो जाएगा, व्यवस्थित, ये प्लस माइनस इस प्रकार। ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। और जब व्यवस्थित होगा तो इसमें क्या बनेगा, द्विध्रुवागुण होगा, इसका द्विध्रुवागुण होगा। कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। और विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो द्विध्रुवागुण कितना है, द्विध्रुवागुण कितना है, तो द्विध्रुवागुण कितना हो जाएगा, 0 होगा। कब, अनुपस्थिति में। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। इसी के विपरीत अध्रुवीय की बात करें, यहीं पे बात कर लेता हूं अध्रुवीय की, तो अध्रुवीय में क्या होगा, द्विध्रुवागुण 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ ध्रुवीय की बात कर रहे हैं, तो जब इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे तो इसमें जो प्लस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वितरित होता है, प्लस आवेश। यानी कि जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो यहाँ पे ये प्लस आवेश ऐसे होगा, ये। ठीक है, इस दिशा में ई का मान तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वितरित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि CO2, SO2। ठीक है, ये जो भी पदार्थ है ये सारे कैसे हैं, अध्रुवीय, इनके ध्रुव नहीं बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। O2, H2 ये सारे क्या हैं, अध्रुवीय, इनके ध्रुव नहीं बनते हैं। और यहाँ पे देखो द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनको अपन ध्रुवीय कह रहे हैं। यहाँ द्विध्रुव नहीं बनेगा, कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ प्लस जो होंगे वो किस तरफ रहेंगे, ई की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस वाले विपरीत दिशा में रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संधारित्र की। किसकी बात करेंगे, संधारित्र की बात करते हैं। क्या होता है संधारित्र, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं संधारित्र की। और संधारित्र किसे कहेंगे, तो सिंपल सी परिभाषा तो होगी कि ऐसी युक्ति, कैसी युक्ति, ऐसी युक्ति जो आवेश संग्रहण करती है या धारण करती है, उस युक्ति को क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। दूसरी बात कि संधारित्र को आवेश देंगे तो एक तो ध्यान रखने कि संधारित्र को आप कितना भी आवेश दोगे तो उसका आकार रहेगा समान आकार, यानी कि आकार में परिवर्तन किए बिना। अब परिवर्तन किए बिना क्या करना है, किस ऐसी युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना विभव को कम करना, और जब विभव को कम करेंगे तो क्या होगा, धारिता बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। तो यानी कि ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी विभव में कमी की जाती है, और विभव में कमी होगी तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, तो जानते हैं Q बराबर CV, और C बराबर Q अपॉन V। तो यदि इसको मैं कांस्टेंट मान लूं, Q को नियत ले लिया कि नियत निश्चित, यहाँ ये बात यहाँ लिख सकते हैं, नियत आवेश की निश्चित मात्रा दी हमने, तो आवेश नियत है तो C समान व्युत्क्रमानुपाती V हो जाएगा, यानी विभव का उल्टा, यानी विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो संधारित्र यही काम करता है। संधारित्र क्या काम करेगा, यही कि आकार में परिवर्तन ही है, संधारित्र जितना था उतना ही है। देखते हैं पंखा होता है, पंखा में कैपेसिटर लगा रहता है, पंखे के अंदर से बेलनाकार एक कैपेसिटर लगा रहता है, वो संधारित्र ही है, कैपेसिटर इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो इसका आकार कभी चेंज नहीं होता है, इसका आकार कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये C के मान को क्या करता है, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि विभव का मान इसमें घट जाएगा, विभव का मान घटेगा, C का मान क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और संधारित्र के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होगा समांतर प्लेट
संधारित्र, दूसरा बेलनाकार संधारित्र, और तीसरा कौन सा होगा, गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। मोस्टली समांतर प्लेट संधारित्र को डिटेल से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और थोड़ी सी बात अपन किसकी करेंगे, गोलीय संधारित्र की भी करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी समांतर प्लेट की धारिता, परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन आएगा, फिर इनका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वो सब इसका पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और बेलनाकार की सिर्फ धारिता ज्ञात करेंगे अपन, और ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है कि गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, कैसी होती है, वो ध्यान रखेंगे। और बेलनाकार के बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से अपन को नहीं पढ़ना है, इस चीज का अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने संधारित्र तक की बात करेंगे, इससे आगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्लासें अटेंड कीजिए और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्लासें नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आप नियमित रूप से क्लास अटेंड कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।